नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास के सामाजिक के विद्यार्थियों के लिए आज हमारे जो सामाजिक के जो हिस्ट्री हमारी है, इतिहास, उसके जो 5 पाठ हैं और पाँचों पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं। तो 5 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे और 5 क्वेश्चन हम आज करेंगे। ये 3 या 4 नंबर में परीक्षा में इन प्रश्नों को पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, महात्मा गांधी ने दलित उत्थान के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो महात्मा गांधी द्वारा दलित उत्थान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए, कौन कौन से उठाए थे। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि छुआछूत को ख़त्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। तो महात्मा गांधी ने दलितों के लिए क्या कहा था कि अगर छुआछूत को अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो आने वाले 100 साल तक भी हम स्वराज को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, स्वराज की स्थापना नहीं कर सकेंगे। इसलिए छुआछूत फैली है समाज के अंदर, ऊंच नीच के भेदभाव है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। दूसरा टॉपिक, उन्होंने अछूतों को हरिजन अर्थात ईश्वर की संतान बताया। तो उन्होंने अछूतों को क्या बताया था, हरिजन और ईश्वर की संतान बताया था। उन्होंने मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किए। तो उन्होंने दलितों के लिए क्या किया था, सार्वजनिक जो मंदिर हैं, सार्वजनिक तालाब हैं, सड़क हैं, कुआं है, उन पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। अभी सभी लोगों के लिए ये चीज़ें हैं, सभी लोग इन जो चीज़ें हैं इनको आवश्यकता अनुसार इनका संग्रह कर सकते हैं, इनको प्रयोग में ला सकते हैं। तो सभी लोग मंदिर में जा सकते हैं, तालाबों पर जा सकते हैं, सड़कों पर जा सकते हैं, कुओं पर पानी भर सकते हैं, ये सब इसके लिए सम्मान है। मेला ढोने वालों के काम को सम्मान दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे थे। जो मेला ढोने वाले जो लोग हैं उनको सम्मान दृष्टि से दिखाने के लिए, सम्मान करने के लिए उनका, तो खुद महात्मा गांधी जी ने शौचालय साफ किए ताकि लोगों के मन में जो ऊंच नीच की जो भावना है वो समाप्त हो सके। गांधी जी ने ऊंची जाति के लोगों को आह्वान किया कि वे अपने हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दें। गांधी जी ने ऊंची जाति के जो लोग हैं उनसे कहा कि वो अपना हृदय परिवर्तन करें, वे अपने आप सोच को बदलें और जो अस्पृश्यता मतलब जो आप छुआछूत का जो पाप है उसको छोड़ दें। गांधी जी ने अपने आंदोलन में दलितों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपने साथ चलने के लिए प्रेरित किया। और गांधी जी ने क्या किया, दलितों को अपने साथ चलने के लिए भी हर आंदोलन में गांधी जी के उनको साथ मिले, तो साथ चलने के लिए उनको प्रेरित भी किया। अपनी यात्राओं के दौरान गांधी जी ने प्राय दलित लोगों की बस्तियों में जाकर ठहरते थे ताकि वे लोग भी राष्ट्र की मुख्य धारा का अंग बन सके। और अपनी यात्रा के दौरान गांधी जी दलित लोगों की जो बस्तियाँ थीं उन बस्तियों में ठहरते थे ताकि दलित लोग भी है वो राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें और मुख्य धारा का अंग बन सकें। गांधी जी ने अपनी ऊंची जातियों के अनुयायियों को भी छुआछूत की बीमारी से दूर रहने की ओर दलित प्रेम का पाठ पढ़ाया। गांधी ने अपनी ऊंची जाति थे उन लोगों के अनुयायी थे, उन अनुयायियों को भी कहा कि छुआछूत को छोड़ दें, एक महाबीमारी है, छोड़ करके दलित प्रेम मतलब जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, दलित लोग हैं, उनसे प्रेम करो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने दलित उत्थान के लिए कौन कौन से कदम उठाए। अगला है रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के विषय में आप क्या जानते हैं। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के विषय में आप क्या जानते हैं। तो प्राचीन काल में चीन के पश्चिमी देशों को जिन मार्गों के द्वारा रेशम का निर्यात किया जाता था वे मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध थे। तो प्राचीन काल की बात हो रही है। प्राचीन काल में जो पश्चिमी देश थे, जो यूरोपीय देश आते हैं, जो पश्चिमी देश आते हैं, जिन मार्गों के द्वारा इन मार्गों में जो रेशम का निर्यात किया जाता था वे मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। भूमि या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये मार्ग न केवल एशिया के विस्तृत क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, अपितु एशिया को यूरोप और उत्तर अफ्रीका से जोड़ते थे। तो ये जो मार्ग भूमि और समुद्र के रास्ते से जाने वाले जो मार्ग थे वो एशिया को ही नहीं जोड़ते थे बल्कि
एशिया को यूरोप से भी जोड़ते थे और यूरोप को अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के काल में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक इनका प्रयोग होता रहा था। और ऐसे जो मार्ग थे वो 15वीं शताब्दी का से अस्तित्व में आ गए थे। ईसा पूर्व अस्तित्व में आए थे और 15वीं शताब्दी तक इनका प्रयोग भी होता रहा था। इसी मार्ग से चीनी पाटरी जाती थी और इसी मार्ग से भारत व दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे और वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया में पहुंचती थी। तो ये था सिल्क रूट, रेशम मार्ग जिसको बोलते हैं हम, सिल्क रूट बोलते हैं। ये एशिया और यूरोपीय और अफ्रीका महाद्वीप को आपस में जोड़ते थे। इसी मार्ग से जो व्यापारी थे वो अपना व्यापार करते थे। कपड़े, मसाले, सोना चांदी, सभी धातुएं, सोना कपड़े और मसाले लेके जाते थे और साथ में सोना चांदी की जो धातुएं थी वो लेकर के आते थे। तो ये था सिल्क रूट। तो अच्छे प्रकार से पढ़ना सिल्क रूट को, पहले भी अभ्यास में हमने करवाया है इसको। अगला क्वेश्चन हमारा 1870 के दशक तक यूरोप के गरीब लोगों के लिए मांस खाना उनकी पहुंच से बाहर क्यों था? अब 1870 के दशक तक यूरोप के में मांस खाना, पहले मांस खाते थे लोग और मांस जो गरीब लोग थे उनकी पहुंच से दूर था। क्यों था? क्योंकि मांस महंगा था। देखिए कैसे था। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। मांस का निर्यात नहीं होता था, बल्कि क्या होता था, उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर काटा जाता था और उनको जीवित जानवर को जहाज़ों में भर करके ही ले जाया। मांस नहीं बेचते थे, जीवित जानवर ही बेचते थे और वहाँ यूरोप में ले जा करके इन जानवरों को काटा जाता था। बड़ी बड़ी जहाज़ें होती थी, उन जहाज़ों में इन पशुओं को लाद करके ले जाया जाता था और वहाँ पर ले जाकर इनको काटा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय टेक्निकल नहीं थी, क्योंकि मांस काट कर वहाँ तक भेजें तो महीनों लग जाते थे यात्रा में और महीनों तक वो मांस खराब हो जाता था। इसलिए मांस की जगह जीवित जानवरों को भेजा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत अधिक स्थान घेरते थे। अब जिंदा जानवर जहाज़ों में लादेंगे तो बहुत ज़्यादा स्थान घेरते थे। इसमें से कई लंबे सफ़र में मर भी जाते थे। 1 महीना 2 महीने लंबे सफ़र में जाते थे तो कुछ जानवर भूख से, कुछ प्यास से, कोई अन्य कारण से, किसी भी कारण से बीमार पड़ जाते थे, मर जाते थे। बहुत से जानवरों का भार कम हो जाता, भूख प्यास से जानवरों का भार भी कम हो जाता था या वे खाने योग्य नहीं रह जाते थे और बहुत से जानवर खाने योग्य भी नहीं रहते थे। इसी कारण से मांस खाना एक महंगा सौदा था। यूरोप में जो गरीब लोग थे उनकी पहुँच से मांस बाहर था, भी वो उतना महंगा मांस को खरीद नहीं सकते। ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादकों की मांग और उत्पादन में भी कम रहता था। ऊंची कीमत ज़्यादा की मांस की कीमत ज़्यादा होती थी, इस कारण से इसका व्यापार भी बहुत कम होता था, क्योंकि व्यापार में लागत बहुत ज़्यादा होती थी, रिस्क होता था पशुओं को मरने का, मांस सही जीवित पशुओं को सही सलामत पहुंचाने का बहुत लंबा रिस्क था। इस कारण से ये व्यापार भी बहुत कम था। इस कारण से ये था 1870 के दशक में यूरोप के गरीब लोगों के लिए मांस खाना उनकी पहुंच से बाहर क्यों था। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें अथवा तकनीक के प्रभाव का वर्णन कीजिए। अब तकनीक जो हमारी बात आई है ना, मांस वाली बात आई थी अभी, वो तकनीकी प्रभाव था। देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को पूरा करेंगे। तकनीकी विकास से खाद्य उपलब्धता को सुगम और अति प्रभावी बना दिया है। इसके 2 उदाहरण देंगे हम। पहला उदाहरण है, यातायात और परिवहन साधनों में काफ़ी सुधार किए गए, तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनाई गई एवं बोगियों का भार भी कम कर दिया गया। जलपोतों का आकार बढ़ाया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और अधिक आसानी से पहुंचाया जा सके। एक तो यातायात के साधनों में सुधार कर दिया, रेलगाड़ियाँ बनाई गई और रेलगाड़ी के जो डब्बे होते थे, बोगियाँ होती थी, उनका भार ज़्यादा था, वो भार भी कम कर दिया गया। जलपोत, जो जल में चलने वाली जहाज़ें होती, जलपोत होते थे, उनका आकार बढ़ा कर दिया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को दूर दराज खेतों से आसानी से बाज़ार तक पहुंचाया जा सके। और दूसरा टॉपिक लेंगे मांस का उत्पादन। मांस वाला 1870 के दशक में हमने किया था। तो 1870 में पहले मांस के लिए जीवित जानवरों को ही भेजा जाता था। अब क्या हुआ, टेक्निक आ गई है। और टेक्निकल से क्या हो गया है, तकनीकी से क्या हुआ, जानवरों को काट करके फिर मांस को निकाल करके जानवरों का और फिर उसको पैक करके फ्रीज़ों में रख करके जो टेक्निक जो फ्रीज आए थे, उन फ्रीज़ों को में रख करके
आराम से पहुंचा दिया जाता था और वह मांस अब ख़राब नहीं होता था। तो इस कारण से भी, तकनीक के कारण से भी मांस की जो ऊँची कीमतें थी, ज़्यादा लागत थी, अब वो ठीक कम दामों पर पहुंच गई और गरीब भी इसका प्रयोग अब करने लगे थे। ये था हमारा दूसरा टॉपिक, मांस वाला। क्योंकि अब फ्रिजों का निर्माण हो गया था, फ्रिज का निर्माण होने के बाद मांस को, पशुओं को वहीं पर काट करके और फ्रिज में डाल करके मांस को वहाँ तक भेज दिया जाता था। अब आता है ब्रिटेन वुड्स समझौते का वर्णन कीजिए। ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या था? ब्रिटेन वुड्स द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों के सामने विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के लिए एक चुनौती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? विश्व में औद्योगिक राष्ट्रों के सामने विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखना एक चुनौती थी। इस चुनौती के लिए जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड्स के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1944 में क्या किया गया? न्यू हैम्पशायर के अंदर ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए जो सदस्य देश थे, इसमें जो भाग ले रहे थे देश, उन देशों में जो विदेशी व्यापार होता था और विदेशी जो व्यापार था, विदेशी व्यापार में जो लाभ होता था, घाटा होता था, उसे निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। लाभ हो घाटा हो तो उसे निपटने के लिए क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का प्रबंध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, तो उसको क्या कहा गया था? जो युद्ध के अंदर जो हानि हुई है उसको निपटने के लिए क्या बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिससे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता था, और इसका गठन किया गया। इसी कारण से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्था या ब्रिटेन वुड्स T1, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनको क्या कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। और इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स कहा जाता है। तो ये थे हमारे प्रश्न 5। तो 5 ही प्रश्न आज करेंगे, 5 प्रश्न हम कल करेंगे। तो ये प्रश्न थे 5। तो ये हमारे जो हिस्ट्री के, सामाजिक का जो हिस्ट्री का पहली किताब हमारी इतिहास, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें से हमारा 60-70% सिलेबस कवर हो जाएगा अगर ये याद हो जाते हैं तो प्रश्न। तो 5 पाठों में से प्रश्न लिए गए हैं, ये इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, समझ लेना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।